नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। सिंगापुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, 4 क्षेत्रों में हुए अहम समझौते, रणनीतिक सहयोग तक पहुंची भागीदारी। चीन के फर फार्म्स में मिले दर्जनों वायरस, वैज्ञानिकों ने दी गंभीर चेतावनी, दुनिया पर फिर आ सकता है कोविड जैसा खतरा। और 5 सितंबर को मना शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है ये दिन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए शुरू करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने IGEIC यानी इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर पहल लॉन्च की है। इसे विकसित भारत एट 2047 के तहत एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। IGEIC अपनी तरह की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में एसोसिएशन और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज दर्ज होती हैं। इन्हें आमतौर पर सेक्शन 8 कंपनीज के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनीज लाभ कमाने के बजाय चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती हैं। इसके चलते इन्हें कुछ लाभ भी दिए जाते हैं। साथ ही कुछ नियमों के अनुपालन से छूट हासिल रहती है। IGEIC को ग्राफीन तकनीक के कमर्शियलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण हब के तौर पर काम करना है। देखिए, ग्राफीन कार्बन का एक 2D अपर रूप है। दरअसल प्रकृति में कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, जिसे कार्बन के अपर रूप कहते हैं। इसमें कार्बन के अणुओं की सिंगल लेयर हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज्ड रहती है। ग्राफीन के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस कई क्षेत्रों में हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, डिफेंस, अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर्स इत्यादि शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसका प्रयोग सुपर कैपेसिटर्स, टच स्क्रीन, एनर्जी स्टोरेज में किया जाता है। बायोमेडिकल में ग्राफीन का प्रयोग टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में होता है। पर्यावरणीय मॉनिटरिंग के लिए ग्राफीन के जरिए अल्ट्रा मॉनिटरिंग सेंसर्स बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा के बाद सिंगापुर पहुंचे हैं और इस मौके पर उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान भारत सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहयोग तक बढ़ाया गया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनसे भी मुलाकात हुई। भारत और सिंगापुर के बीच इस दौरान 4 MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल के क्षेत्र में हुए हैं। भारत और सिंगापुर सेमीकंडक्टर क्लस्टर के विकास के लिए काम करेंगे। सेमीकंडक्टर के डिजाइन और विनिर्माण के लिए जरूरी कौशल विकास पर भी काम किया जाएगा। हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास में भी साथ काम होगा। साथ ही भारत के इंडियन हेल्थ प्रोफेशनल्स को सिंगापुर में काम करने के लिए बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर एक बात जिस पर भारत और सिंगापुर दोनों ने चिंता जाहिर की, दरअसल दक्षिण एशिया दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाले क्षेत्रों में से एक है। भारत भी दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत समेत दक्षिण एशिया GDP पर कैपिटा के टर्म्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया है। वर्तमान में भारत की GDP पर कैपिटा $2730 है। वहीं USA में यह आंकड़ा है $85,370, जर्मनी में $54,290, जापान में $33,140 और चीन में $13,140 है। आपको बता दें कि सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में मैरीटाइम पार्ट का हिस्सा है। दक्षिण पूर्व एशिया को 2 भागों में बांटकर देखते हैं, मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। वहीं मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस शामिल हैं। सिंगापुर को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सिंगापुर क्या है, सिटी है, कंट्री है या फिर आइलैंड है। सिंगापुर दरअसल तीनों है। ये एक सिटी और आइलैंड नेशन है और दुनिया में अपनी तरह का इकलौता कॉम्बिनेशन है। स्क्रीन पर मौजूद मैप में देखिए, सिंगापुर प्रायद्वीपीय मलेशिया के दक्षिण में स्थित है। यह देश 60 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा आबादी वाले आइलैंड को सिंगापुर कहते हैं। सिंगापुर ही कैपिटल सिटी भी है। ध्यान रखिए कि आइलैंड नेशन या आइलैंड कंट्री से मतलब ऐसे संप्रभु या सॉवरेन राष्ट्रों से है जिनके क्षेत्र में एक या एक से ज्यादा द्वीप या द्वीपों के कुछ हिस्से शामिल होते हैं।
भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन दरअसल भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के एक शानदार अध्यापक थे। उनका मानना था टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। ये बिल्कुल ठीक भी है और किसी भी देश के भविष्य को आकार देने में टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व था। वर्तमान में जरूर शिक्षक के पद की गरिमा कुछ कम हुई है। अब स्कूल टीचिंग की जॉब लोग बाकी के विकल्प खत्म हो जाने के बाद चुनते हैं। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनका सपना है कि वो बड़े होकर स्कूल टीचर बनेंगे? ये संख्या बहुत कम है। वजह है शिक्षक के पद को डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज की तरह ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। ये समस्या दरअसल भारत में हर प्रोफेशन के साथ है। हम हर प्रोफेशन के लोगों को बराबर का सम्मान नहीं दे पाते, जबकि हर प्रोफेशन का अपना अलग रोल है। खेतों में अनाज उगाने वाले किसानों से लेकर दुकान चलाने वाले शॉपकीपर और स्कूल्स में पढ़ाने वाले शिक्षकों तक, कोई व्यक्ति क्या काम करने में सहज है और क्या करना चाहता है, ये केवल उसका निजी फैसला होना चाहिए। समाज के दबाव के चलते लोगों में केवल कुछ चुनिंदा प्रोफेशन में काम करने की इच्छा गलत है और फिर उसमें अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते। टीचिंग की जॉब भी लोग लास्ट रिजॉर्ट की तरह अपनाते हैं। आपको बता दें कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके कुछ पुराने विद्यार्थियों ने उनका बर्थडे मनाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के पर्सनल सेलिब्रेशन के लिए मना कर दिया और देश भर के टीचर्स को सम्मानित करने की इच्छा जाहिर की। इस तरह उनकी जयंती के मौके पर भारत में टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन 20वीं सदी के भारत के महान विचारकों में से एक थे। उनकी द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर और भारतीय दर्शन नाम की पुस्तकें भी हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को परिभाषित करने का काम किया, साथ ही पश्चिम के देशों और भारत के दर्शन के बीच एक सेतु का काम किया। उनका कहना था कि पश्चिम के लोग भारत के दर्शन की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे भारत के दर्शन से अनइन्फॉर्म्ड हैं। वे 20वीं सदी में अद्वैत दर्शन परंपरा के बड़े समर्थक थे। उन्होंने आदि शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को आधुनिक वक्त के लिहाज से परिभाषित किया। अद्वैत दर्शन के मुताबिक केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी हर वस्तु माया यानी अवास्तविक है। इसके मुताबिक आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो आत्मा को या अपने आप को पा लेता है उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कोविड का दौर आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक है। लग रहा था कि यह दौर दुनिया को कई बड़े सबक देकर जाएगा। इंसान समझेगा कि पृथ्वी पर केवल इंसानों का अधिकार नहीं है, जानवरों के मनमाने इस्तेमाल के रवैये पर रोक लग जाएगी। लेकिन इंसानी फितरत में ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। अब खबर आ रही है कि चीन के फर फर्म्स में दर्जनों वायरस मिले हैं। इनमें से कुछ वायरस तो बिल्कुल नए हैं और इंसानों में फैलने की क्षमता रखते हैं। एक वायरोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड होम्स। कोविड-19 के वक्त भी इन्होंने रिसर्च की थी। उनका दावा है कि अगर दुनिया में अब कोई नई महामारी फैली तो इसमें बड़ी भूमिका वैश्विक स्तर पर फैली फर इंडस्ट्री की होगी। उनके मुताबिक दुनिया भर में फैली फर फार्मिंग इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। हालिया रिसर्च में कई तरह के वायरस मिले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा चिंता पिपिस्ट्रेलस बैट HKU5 वायरस को लेकर है। यह वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस MERS का नजदीकी है, जो कि इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, इंसानों ने लग्जरी के नाम पर कई शौक पाले हैं। फर फार्म्स इन्हीं शौकों का एक उदाहरण है। दरअसल फर यानी जानवरों की खाल और बालों से बने कपड़े, इन्हें पहनना एक स्टेटस सिंबल है। जागरूकता बढ़ने के चलते अब धीरे धीरे इनकी मांग में कमी भी आ रही है, लेकिन फर फार्म्स इंडस्ट्री कुछ लग्जरी ब्रांड्स की जरूरत है। इन फर फार्म्स में जानवरों को केवल इनकी खाल और बालों के लिए पाला जाता है। सारा उत्पादन केवल पाले गए जानवरों से नहीं हो पाता। कुछ जानवरों को जंगल से भी पकड़ा जाता है और यहीं से एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ जाता है। कोविड के वक्त इन इंडस्ट्रीज को बंद करने की मांग जोरों से उठी थी। कुछ देशों ने उस वक्त बैन भी किया, लेकिन आज भी वैश्विक स्तर पर हर साल तकरीबन 100 मिलियन जानवर केवल उनके फर के लिए पाले और मारे जाते हैं। यूके पहला देश था जिसने साल 2000 में फर फार्मिंग पर बैन लगा दिया। यूरोप के कई देशों में फर फार्मिंग बैन है। साल 2018 में भारत ने सील के फर पर बैन लगाया। इसके अलावा मिंक्स और फॉक्स फर के आयात को बैन किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे है गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिर प्रांगण के चारों तरफ प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार यानी गेट बहुत विशाल होते थे, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। इन गोपुरम को शिल्प के जरिए सजाया जाता था।
चोल काल के तो मंदिरों से ज्यादा गोपुरम प्रसिद्ध हैं। आइए भारत के कुछ प्रसिद्ध गोपुरम के बारे में जान लेते हैं। मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर अपने विशाल और रंगीन गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम में बारीक नक्काशी और सजीव चित्रण दिखाई देते हैं, जो मंदिर की धार्मिक महत्ता को दर्शाते हैं। ऐसे ही हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर अपने विशाल गोपुरम के लिए जाना जाता है, जो हम्पी के ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तमिलनाडु के श्रीरंगम के मंदिर में कई गोपुरम हैं, जिनमें सबसे बड़ा गोपुरम है राजा गोपुरम। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। बीते दिनों नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। राजस्थान के अजमेर में 5 दिनों तक आयोजित अभियान को विषाणु युद्ध अभ्यास नाम दिया गया। इस अभ्यास का मकसद NJORT यानी नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम की तत्परता और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था। यह टीम मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्य जीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिलकर बनाई गई थी। ड्रिल 2 मुख्य बातों पर आधारित थी। पहली, मॉक आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार वायरस की जांच और पहचान करना, और दूसरी, मानव और पशुओं में बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई शुरू करना। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। यह संग्रहालय वाराणसी के ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थित होगा। यह अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। संग्रहालय वैदिक साहित्य के विकास को महत्व देगा, जिसमें 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्यास्थानम शामिल होंगे। इसके अलावा संग्रहालय भारतीय ऋषियों के योगदान पर प्रकाश डालेगा और शास्त्रार्थ की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। FWDA यानी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने देश के पहले स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू विमान के सफल उड़ान की घोषणा की है। इस विमान को FWD-200B नाम दिया गया है। इसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वेट 102 kg है और ये अपने साथ 30 kg के पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें निगरानी के लिए ऑप्टिकल पेलोड और हवाई हमलों और बमबारी के लिए मिसाइल जैसे हथियार लगे हैं। यह 12,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। हालांकि 15,000 फीट तक की अधिकतम ऊंचाई तक भी ये जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 7 घंटे तथा 800 किलोमीटर तक की उड़ान भरने की क्षमता रखता है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय अल्कोहल और गैर अल्कोहल पेय पदार्थों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। एपिडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रमुख विदेशी डेस्टिनेशन पर निर्यात को बढ़ाने का काम कर रही है और इसके लिए अगले कुछ वर्षों में 1 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। एपिडा ने कहा है कि भारत वर्तमान में अल्कोहल पेय पदार्थों के निर्यात के मामले में दुनिया में 40वें स्थान पर है। ऐसे में निर्यात के मद्देनजर अपार संभावनाएं दिख रही हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के 7वें दिन भारतीय एथलीट्स का जलवा जारी रहा। 7वें दिन भारत ने 4 मेडल जीते और इनमें 2 गोल्ड मेडल शामिल थे। ये गोल्ड मेडल हरविंदर सिंह और धर्मवीर ने अलग अलग प्रतिस्पर्धा में जीते हैं। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी रिकर्व ओपन फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वे पैरालंपिक या ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले और एकमात्र भारतीय तीरंदाज बन गए। वहीं पुरुषों के क्लब थ्रो F51 के फाइनल में धर्मवीर ने 34.92 मीटर की दूरी तक थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। इस थ्रो के साथ उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड भी तोड़ा। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, मंडपम या फिर देवालय? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सिरी बेगावन है। ब्रुनेई दुनिया का इकलौता राजशाही परंपरा वाला देश है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी तीनों। और सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद? और सही जवाब है विकल्प बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए।
अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस बुलेटिन को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।